Hello everyone. A very warm good evening to all of you and a very warm greetings to all of you. सभी को नमस्कार, सभी को राम राम और बहुत सारा प्यार। इसी के साथ मैं नीतू ढाका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी इंडियाज लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डिपेंडेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म आपका अपना परिवार रिंकर्स गुरुकुल। चलिए आइए, राधे राधे सभी को, अजीत कुमार जी राधे राधे। ओके, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम और बहुत सारा प्यार। करते हैं शुरुआत। राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। एंड सबसे पहले आप सभी को आज ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए, सो राधे राधे सभी को, बहुत सारा प्यार आप सभी को, बहुत सारा ढेर भर के। चलिए, बेस्ट मैम फॉर बायोलॉजी। अरे वाह, थैंक यू सो मच प्रदीप। मतलब यार ऐसे तो मैं और फूलती जाऊंगी, मतलब तुम इतना प्यार जो देते हो, मतलब ऐसे तो मैं और फूलती फूलती जाऊंगी, मतलब डायमेंशंस ज्यादा बढ़ जाएंगी, है कि नहीं। चलो, सो ये तो थी मजाक की बातें। करते हैं शुरुआत। हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया है सेल बायोलॉजी, और मैंने कहा था कि आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कल की उससे भी इंपॉर्टेंट और परसों की उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगली 3 क्लास जो होंगी आपके लिए लगातार बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, बहुत ही। चलेगा, डन। बताइए जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। इज इट ओके? ठीक है, आ जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। गजब पढ़ाते हैं मैम, अरे वाह, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास की चीजें आप लोगों को याद होगी, किन किन चीजों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक बारी से नजर डाल लेते हैं, आ जाते हैं फटाफट। देखो टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, टॉपिक चल रहा है सेल बायोलॉजी। टॉपिक चल रहा है सेल बायोलॉजी, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है कोशिका विज्ञान, चैप्टर चल रहा है, और जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने कुछ चीजें देखी थी, तो कि भाई सेल की खोज किसने की है, लिविंग सेल क्या किसकी खोज किसने की है, डेड सेल की खोज किसने की है। तो कल कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। मैम सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? वेरी नाइस। कभी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने जाते हो उससे ये पूछते हो ब्रेकअप कब तक करेगी? मतलब इनकी बातें सुनो यार। मतलब मैम सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? तब किसी को प्रपोज करने जाते हो तो उससे पहले यही कहते हो कि ये बता पहले कि बाकी सब छोड़, तो पहले ये बता ब्रेकअप कब करेगी। पढ़ना शुरू तो करो, ब्रेकअप मतलब यार आगे बढ़ो तो सही, ब्रेकअप भी हो जाएगा। अरे पहले तुम्हें ब्रेकअप की चिंता है, पैचअप हो नहीं रहा, ब्रेकअप की चिंता है। कल हम एक बहुत प्यारी सी मतलब क्या छोटे छोटे बच्चे हैं, इंस्टाग्राम पे मैं वीडियो देखी, ऐसे स्क्रॉल कर रही तो एक वीडियो आई, फिर मैंने प्रोफाइल खोल के देखी, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, मुश्किल से 12-12 10-10 साल के भी बच्चे नहीं होंगे, वो 8-8 10-10 साल के बच्चे हैं, उससे भी छोटे होंगे शायद, वो 8-10 साल तक के बच्चे हैं, 8-10 साल से भी छोटे बच्चे हैं। वो वीडियो बना रहे हो भाई साहब, प्यार मोहब्बत है ना, दिल टूट जाना, बेवफा, इस तरह की वीडियो बना रहे हैं उसमें। फिर तो मतलब तब ऐसी वीडियोस होती है, उनके कमेंट्स कमेंट्स पढ़ने में कितना मजा आता है। तो मैंने मतलब वीडियो कम देखी जाती है, वो कमेंट्स ज्यादा पढ़े जाते हैं, तो मैंने उसके कमेंट्स को स्क्रॉल करना शुरू किया। तो पता उसमें नीचे क्या लिख रहा है? उसमें लिख रहा है कि भाई तब हम 8-10 साल की उम्र के हुआ करते थे, 10-12 साल की उम्र में होते थे, तो तब जो 18-19 साल के होते थे उनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, और अब तब हम 18-19 साल के हो गए, अब 8-10 साल वालों की गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। बताओ यार, मतलब तुम वही बात कर रहे हो यार, पैचअप हो नहीं रहा, तुम ब्रेकअप की बात कर रहे हो। ठीक है, चलो, तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि तब हम छोटे हुआ करते थे, तब हम 8-10 साल के थे, तो हम देखते थे कि यार बड़े बड़े भैया दीदियों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अब हम बड़े हो गए हैं, छोटे वाले जो है उनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है हमारे, हम सिंगल घूम रहे हैं। ठीक है, चलिए, इज इट ओके? मैम आपकी क्लास के लिए हम सिलेबस को खत्म नहीं होने देंगे, चलो कोई बात नहीं। सो अब कुछ क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करते हुए चलो, रिवीजन भी साथ साथ होते चलेगा और फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ सेल, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करो। अब बाकी एक्स्ट्रा कमेंट्स कोई नहीं करेगा, सिर्फ आप लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन का, आ जाओ, बीच बीच में बातें होती रहेंगी। सबसे पहले आइए, स्टडी ऑफ सेल यानी कि कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। सो स्टडी ऑफ सेल इज नॉन एज, क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं कोशिका विज्ञान,
साइटोलॉजी या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम जानते हैं कोशिका विज्ञान के नाम से। ठीक है, अब बताइए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ की बात करें, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? पल्लवी, ज्योति, यश, उमेश, राकेश, वेरी नाइस। एक एक का मुझे कमेंट सेक्शन में सिर्फ आंसर चाहिए। पूजा, सुनील, ओके, शुभजीत, अलका, वेल डन। चलते चलो चलते चलो चलते चलो, जो कमेंट्स मुझे दिखते जा रहे हैं मैं कमेंट आप लोगों को करते जा रही हूँ। चलिए आंचल, स्वाति, ठीक है, बहुत सही, राणा जी बहुत खूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका सेल को, ये कहा जाता है आपका कोशिका को। क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज किसने की है? तो दैट वाज बाय द रॉबर्ट हुक। किसके द्वारा की गई है? रॉबर्ट हुक के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ डेड सेल, मृत कोशिका की खोज किसने की है? तो मृत कोशिका की खोज भी किसने की है? दैट इज ऑल्सो बाय द रॉबर्ट हुक। डिस्कवरी ऑफ डेड प्लांट सेल, ये भी किसने की है? दैट इज ऑल्सो बाय द रॉबर्ट हुक। सबका आंसर क्या है? सबका आंसर जो है यहाँ पे आपका रॉबर्ट हुक है। जय हिंद सरकार, बहुत बहुत जय हिंद। चलिए ठीक है, हमने देखा था कि इस तरीके से पेड़ की छाल इन्होंने ली और इसको बड़े ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ले जाकर के खोज किया। और किसने? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की खोज की थी और ये किसके अंतर की थी? पेड़ की छाल के अंतर्गत। पेड़ की छाल जो कि कैसी कोशिका थी? जो कि आपकी मृत कोशिका होती है, दैट इज द डेड सेल। ये मृत कोशिका है, ये आपकी एक डेड सेल है। गॉट इट? चलिए तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। बताइए अगर हम डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल की बात करें, जीवित कोशिका की खोज किसने की है? हु हैज डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। अगर लिविंग सेल की बात की जाए, नीरज तिवारी कह रहे पीडीएफ भी नहीं मिली है। नीरज, मुझे नहीं लगता कि ये तो आप एक्सक्यूज दोगे यार, पूरी बायोलॉजी के नोट्स अपलोड है, आप पीडीएफ की बात कर रहे हो। पूरी बायोलॉजी के नोट्स अपलोड हैं, आप सिर्फ पीडीएफ की बात कर रहे हो। शाबाश, पूरे बायोलॉजी के नोट्स आपके अपलोड हैं। चलिए आ जाइए नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल किसने की है? तो इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक की अगर हम बात करें, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में मैं इनको एवीएल कह सकती हूँ। डिस्कवरी ऑफ लिविंग एनिमल सेल किसने की है? तो एवीएल ने की है। डिस्कवरी ऑफ लिविंग प्लांट सेल ये किसने की है? एवीएल ने। देखो इस पॉइंट को समझिएगा, ये पॉइंट शायद कल की क्लास में हमने डिस्कस नहीं किया है। देखो एवीएल क्या करते हैं, तब एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक की अगर मैं बात करूं, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने क्या किया? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आप लोग सुनिएगा, ये एक्चुअल में करते क्या है। इन्होंने सेल को खोजा, और कैसे सेल को? इन्होंने लिविंग एनिमल सेल को खोजा। किसको खोजा? लिविंग एनिमल सेल को इन्होंने खोजा, यानी कि इन्होंने ना जीवित जंतु कोशिका को खोजा। जीवित जंतु कोशिका को इन्होंने खोजा, और तब इन्होंने जीवित जंतु कोशिका को खोजा तो ये आगे कुछ और ऑब्जर्वेशंस करते हैं और ये कहते हैं कि एक चीज बताओ यार, मतलब तब प्लांट्स लिविंग सेल से मिलकर के, तब एनिमल लिविंग सेल से मिलकर के बने हुए हैं, तो यार प्लांट्स भी तो लिविंग सेल से मिलकर के बने होंगे। तो ये आगे कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये प्लांट लिविंग सेल भी खोज निकालते हैं। ये क्या करते हैं? ये प्लांट लिविंग सेल भी खोज निकालते हैं, यानी कि ये पादप जीवित कोशिका, ये क्या करते हैं? पादप जीवित कोशिका को भी खोज निकालते हैं। और तब ये पादप जीवित कोशिका को खोजते हैं तो ये सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि किसने खोजी है पादप जीवित कोशिका? तो भाई एवीएल ने। और किस पौधे के अंदर खोजी है? तो ये प्याज के छिलके के अंदर इन्होंने खोजी थी। अनियन पिल की अगर हम बात करते हैं, जो प्याज का छिलका होता है उसी के अंतर्गत इन्होंने जीवित पादप कोशिका को खोजा था। ठीक है, चलिए डन, बहुत खूब। नेक्स्ट, अच्छे काम करो, आरजे विक्रमजीत एप्लीकेशन पे आपका एक ई बुक का सेक्शन है। ठीक है, आरजे विक्रम जी, इसके मैं आपको करवा दूंगी, आज ही करवा दूंगी। ठीक है, आज ही मैं करवा दूंगी। ओके ठीक है, आप टेंशन ना लो, आज ही हो जाएंगी अपलोड। बस अब कोई कमेंट नहीं पीडीएफ से रिलेटेड, आज ही अपलोड हो जाएंगी पीडीएफ। डन।
चलिए, समझे बात को। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लिविंग प्लांट सेल की खोज किसने की है, तो लिविंग प्लांट सेल की खोज भी किसने की है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने की है। समझे। नेक्स्ट, अब देखो ये कुछ स्टैटिक क्वेश्चन है जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा से। सीधे सीधे वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। एक बार इसको कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमेशा से यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ई बुक हिंदी में भी मिलेगी, थोड़ा सा वेट करो, हिंदी पे अभी काम चल रहा है। ठीक है। लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका। जो सबसे बड़ी कोशिका होती है कौन सी है, दैट इज ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की अगर मैं बात करती हूँ, जो शुतुरमुर्ग का अंडा है, ऑस्ट्रिच एग है, भाई ये दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है। ये क्या है, ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। चलिए बताइएगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर करना है। जल्दी से मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा। डन। चलिए बताइए। देखो लॉन्गेस्ट सेल, देखो सब लार्जेस्ट सेल पूछी जाए तो ऑस्ट्रिच का एग। इसके अलावा अगर आपसे कभी लार्जेस्ट बर्ड भी पूछी जाती है, तो लार्जेस्ट बर्ड भी कौन सी है, जल्दी बताएंगे। अगर आपसे लार्जेस्ट बर्ड पूछी जाए, तो लार्जेस्ट बर्ड भी कौन सी है आपकी, दैट इज ऑल्सो द ऑस्ट्रिच, ये भी शुतुरमुर्ग है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, लॉन्गेस्ट सेल आपसे पूछी जाए, सबसे लंबी कोशिका। देखो सबसे लंबी कोशिका की अगर हम बात करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फीमर तो बोन होते हैं, वो तो हड्डी होती है, कोशिका पूछी जा रही है। फीमर तो बोन है, यहाँ पे कोशिका पूछी जा रही है। तो सबसे लंबी जो कोशिका होती है, एक्चुअली दैट इज नर्व सेल। ये कौन सी होती है, नर्व सेल होती है। ये होती है आपकी तंत्रिका कोशिका, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ, ये मनुष्य की भी सबसे लंबी कोशिका है। लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल, लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल आपसे पूछी जाए, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है, वो भी कौन सी है, तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है, दैट इज ऑल्सो द नर्व सेल। तो ये भी कौन सी है आपकी, ये भी आपकी नर्व सेल ही है, ये भी आपकी तंत्रिका ही है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब एक चीज यहां पर समझिएगा, अगर हम बात करते हैं, ये जो नर्व सेल है किस चीज से मिलकर के बनी हुई है, तो ये जो आप देख पा रही हो, दिस इज द न्यूरॉन। ये क्या है, ये एक न्यूरॉन होता है, और इसको देख रहे हो, ये इसकी मेन सेल बॉडी है, ये इसके डेंड्राइट्स, ये इसका सर है, और ये इसकी पूंछ है। ठीक है। तो ऐसे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स कनेक्ट होते चले जाते हैं कि एक न्यूरॉन से कौन सा दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट हो जाएगा, एक से दूसरा और दूसरा से तीसरा, इसी तरीके से, यानी कि एक के डेंड्राइट्स और एक का सर और एक का पूंछ। ठीक है, एक का सर और एक का पूंछ, इसी तरीके से ये कनेक्ट होते चले जाते हैं। और तब बहुत सारे, यानी कि मैं ये कहूं तो मिलियंस ऑफ, ओके, मिलियंस ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, सिर्फ एक सेकेंड का टाइम दीजिए मुझे। चलेगा, ठीक है। मैम आप
मैम आप ऑक्टोपस लग रही हैं। न्यूरॉन कहते हैं, दिस इज न्यूरॉन, इसको हम न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मिलकर के हमारे शरीर में क्या करते हैं, नर्व सेल या फिर तंत्रिका कोशिका, जो कि सबसे लंबी कोशिका होती है, इसका निर्माण करते हैं। तो बहुत सारे न्यूरॉन्स कंबाइंड हो जाते हैं और तब ये मल्टीपल न्यूरॉन्स एक साथ मिल जाते हैं, तो यही मिलकर के क्या करते हैं, नर्व सेल या फिर तंत्रिका कोशिका का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम यहां पर बात करें, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करती हूं यहां पे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर क्या है, तो इसका देखो यहां से जो नर्व सेल है ना, ये एक ऐसी की कोशिका होती है जिसके अंतर्गत जन्म के पश्चात, अगर हम आफ्टर बर्थ की बात करें, यानी कि अगर हम बात करते हैं यहां पर जन्म के पश्चात, तो अगर जन्म के पश्चात बात की जाती है, इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन या फिर सेल डिवीजन नहीं होता है। देयर विल बी नो सेल डिवीजन, यहां पर किसी भी प्रकार का सेल डिवीजन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसके अंतर्गत सेल डिवीजन या फिर कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है, जन्म के पश्चात। क्यों? देखो ये एकमात्र ऐसी कोशिका है जन्म के बाद जहां पर न्यू न्यूरॉन्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, नए न्यूरॉन्स नहीं बनते हैं। तो एक और फैक्ट आप लोग यहां से समझिएगा, देखो हमारा जो ब्रेन होता है, ये क्या है, ये भेजा है आपका, है ना, ये भेजा कुछ इसी तरीके का होता है ना, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। तो इस टाइप का हमारा ब्रेन होता है। व्हाट इज दिस? दिस इज ओवर ब्रेन। अब आपसे क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेट ऑफ द ब्रेन? अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें, मानव के मस्तिष्क का, अगर मानव मस्तिष्क के वजन का बात किया जाए, तो मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? व्हाट विल बी द वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? ठीक है, बताइए, जल्दी बताइएगा। आ जाइए। तो वेट कितना होता है? अच्छा, ये कह रहे मैम, मैम बालों के कारण ऑक्टोपस लग रही है। ये जो नालायक है ना, सबसे पहले मैं तुम्हें ही ब्लॉक करने वाली हूँ। एक कमेंट आ रहा है, मतलब हाँ वो सही भी मान रहा है, ऐसे कह रहा है कि मैम बालों के कारण हेयर स्टाइल के कारण ऑक्टोपस लग रही है। नालायक कहीं के। एवरेज वेट की अगर हम बात करते हैं, औसत वजन की अगर बात की जाती है, मतलब सबसे पहले मैं तुम्हें ही ब्लॉक करने वाली हूँ, घबराओ मत तुम, ठीक है। एवरेज वेट कितना होता है, जो औसतन भार होता है, तो बेटा ये कितना होता है, लगभग हम कहें तो 1300 से 1400 ग्राम के बीच में होता है, जो किससे, जो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन से मिलकर के बना होता है। तो अगर हम अपने ब्रेन की बात करें, हमारा जो ब्रेन होता है ये करीबन 1 मिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन से मिलकर के बना होता है। 1 मिलियन से ज्यादा न्यूरॉन कनेक्टेड होते हैं। देयर विल बी द कनेक्शन ऑफ मोर देन 1 मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स टू फॉर्म आवर ब्रेन, ठीक है। अब होता क्या है, जो न्यूरॉन्स है ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, नर्व सेल। यानी कि मैं यूं कहूं तो एक्चुअल में जो न्यूरॉन्स हैं, जन्म के बाद इनका निर्माण नहीं होता। जो न्यूरॉन सेल है, यानी कि ये ऐसी कोशिका है जिसके अंतर्गत जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन ही नहीं है। अगर जन्म के पश्चात इसके अंतर्गत कोशिका विभाजन नहीं होता, तो इसके पीछे क्या है कि हमारा जो ब्रेन है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो अब क्या होगा, समय के साथ जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। जो पुरानी कोशिकाएं थी, जो जन्म के साथ जिनको लेकर के हम पैदा हुए हैं, वो धीरे धीरे कर करके डैमेज होती चली जाती हैं, वो नष्ट होती चली जाती हैं, ठीक है। वो क्या होंगे, धीरे धीरे करके वो नष्ट होती चली जाएंगी, और तब वो नष्ट होती चली जाती हैं। ऐसे स्थिति में क्या होता है, ऐसे स्थिति में हमारा जो मस्तिष्क का वजन है वो औसतन घटना शुरू हो जाता है।
वो क्या करता है, वो यहाँ पर औसतन जो है घटना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो जो मानव का मस्तिष्क का वजन है ये क्या करता है, तब आप 18 से 19 वर्ष की आयु में पहुंचते हैं तो ये वजन जो है आपका 3.7 टू 3.8 ग्राम्स पर ईयर के हिसाब से घटना शुरू हो जाता है। और वही तब आप अपनी 28 से 29 वर्ष की आयु में पहुंचते हैं तो ये 4 से 5 ग्राम पर ईयर के हिसाब से घटना शुरू हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसीलिए यही साइंटिफिक फैक्ट है जिस फैक्ट पर बेस्ड आपके गवर्नमेंट जॉब का क्राइटेरिया सेट किया गया है। आपने देखा है यहां पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहां पर हम क्या कहेंगे, तो ऐसी स्थिति में देखो जो हमारे मस्तिष्क का वजन होता है ये कितना है, 1300 टू 400 ग्राम्स था। ये पर ईयर के हिसाब से घटना शुरू हो रहा है क्योंकि जो पुरानी न्यूरॉन्स थे वो डैमेज होते जा रहे हैं, तो इसी कारण से हमारी ब्रेन की जो एफिशिएंसी होती है वो उम्र के साथ कम होती चली जाती है। तो ये साइंटिफिक रीजन है। देखो जैसे आपके जो एनडीए वगैरह या फिर एयरफोर्स वगैरह की जो जॉब है, हमारा जिस क्यूरियोसिटी के साथ या फिर जिस एफिशिएंसी के साथ हम बचपन में सोच पाते हैं वो एफिशिएंसी 18-19 वर्ष की आयु में नहीं होती है, और जो एफिशिएंसी 18-19 की आयु में होती है वो 28-29 में नहीं रहती है, जो 28-29 में होती है वो आपके 50 वर्ष में नहीं रहती है। समझे बात को? चलिए देखो, तो यहां से ना मैं आपको एक पॉइंट बता रही थी कि जो एज का क्राइटेरिया होता है, जैसे जितनी एक्स वाई ग्रुप या फिर एनडीए वगैरह की है वो 18.5 मतलब 19 से 19.5 पे खत्म कर दी जाती है। फिर जो ए ग्रेड ऑफिसर मतलब जैसे मान के चलो डिफेंस में आपकी एयरफोर्स नेवी सीडीएस वाली जो होती है वो आपकी 24-25 पे खत्म हो जाती है। एसएससी सीजीएल में भी देखोगे 27-28 तक बहुत सारी पोस्ट आपकी खत्म हो जाती है। तो ये यही फैक्ट है जिस कारण से ऐसा होता है। ठीक है, जो एज ग्रुप या फिर एज क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है वो इसी फैक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, सारे खत्म नहीं होते हैं, कुछ डैमेजेस होते हैं, कुछ डैमेज होंगे, सारे खत्म आपके यहां पर नहीं होते हैं। तो ये फैक्ट आपके लिए जानना जरूरी है, एग्जाम में पूछे या ना पूछे। ठीक है, चलो, तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, दैट इज नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका, जिसके अंतर्गत जन्म के पश्चात किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता है। ये दुनिया की सबसे लंबी कोशिका, साथ साथ मानव शरीर की भी सबसे लंबी कोशिका होता है। इज इट ओके? चलिए, डन, बढ़ते हैं आगे। मुझे परेशान नहीं कर रहे, तुम्हें लगता है मुझे कोई परेशान कर पाएगा? ठीक है, परेशान नहीं कर रहे हैं, कुछ काम है तो वो अर्जेंट काम है वो हो रहा है, तो उसके लिए बीच में मुझे ओटीपी वगैरह देना पड़ रहा है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल? सबसे छोटी कोशिका की अगर हम बात करते हैं, व्हाट विल बी योर राइट आंसर? बताइए, सबसे छोटी कोशिका की अगर हम बात करते हैं, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? दैट इज माइकोप्लाज्मा। इसको हम किस नाम से जानते हैं? माइकोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं।
सो ये है आपका माइकोप्लाज्मा। इस तरीके का जीव होता है जो कि दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है, जिसका साइज कितना होता है, जिसका साइज होता है 0.1 माइक्रोन मीटर के नियर अबाउट। ठीक है, अब ये जो माइकोप्लाज्मा है इसी को हम किस नाम से जानते हैं? दिस इज ऑल्सो नॉन एज द पीपीएलओ एंड दिस इज ऑल्सो नॉन एज द एमएलओ। ठीक है, एमएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, चलिए, बहुत से स्पर्म नहीं होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, माइक्रो नहीं है, माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, चलिए, तो माइक्रो लाइक ऑर्गेनिज्म हम इसको कहते हैं, माइक्रो लाइक ऑर्गेनिज्म। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको बताइएगा। चलो, इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा। न्यूमेना लाइक, जल्दी से इसको पूरा कर दीजिए। ठीक है, चलिए, पिछले वाला एक बारी क्या बताना है मनीष? पिछले वाले में कुछ भी नहीं है भाई, इसको इतना बड़ी बात, ये फैक्ट नहीं था। सबसे लंबी कोशिका होती है नर्व सेल, जो किससे मिलकर के बनी होती है? दुनिया की सबसे लंबी कोशिका, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका। इसके अंदर जन्म के पश्चात कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, सिर्फ यही 3 पॉइंट है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद आइए किसमें, जो स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे छोटी कोशिका है, ये कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे माइकोप्लाज्मा की अगर मैं बात करती हूँ, तो जो माइकोप्लाज्मा है ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है। देखो, जो माइकोप्लाज्मा है इट इज अ एनिमल। ये क्या है, किसमें आता है? ये एनिमेलिया किंगडम के अंतर्गत आता है। बट एनिमेलिया में होने के बाद इसके पास ना क्लोरोफिल है। इसके पास क्या पाया जाता है? इट इज हैविंग द क्लोरोफिल, यानी कि इसके पास हरित लवक है। और हरित लवक जो है ये किसके पास पाया जाता है? हरित लवक जो होता है ये केवल और केवल पादपों के पास होता है। ये केवल और केवल किसके पास होता है? ये केवल और केवल प्लांट्स के पास पाया जाता है, हरित लवक की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो अब ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एनिमल होने के बावजूद इसके पास हरित लवक है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, पहले इसको किस में रखा? पहले इसको रखा एनिमेलिया किंगडम के अंतर्गत। इसके बाद देखा कि इसमें क्या है, इसमें हरित लवक है। तो उन्होंने क्या किया कि प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को बियर कर रहा है, तो इसको प्लांटी में रखा। फिर देखा कि ये तो वापस से किसके एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स को बियर करता है। तो ऐसी कंडीशन में साइंटिस्ट ने कहा कि ना इधर बैठ रहा ना उधर बैठ रहा, मतलब उछलता फिर रहा है, एक बार एनिमेलिया में आ जाता है और एक बार प्लांटी में चला जाता है। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको नाम दे दिया और माइकोप्लाज्मा को क्या कहना शुरू किया, इसको सीधा सीधा नाम क्या दिया, इसको सीधा सीधा कहना शुरू कर दिया जोकर ऑफ एनिमेलिया, जोकर ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, जोकर ऑफ एनिमल किंगडम, या फिर इसको दूसरा नाम क्या दिया गया, इसी को ही कहा गया आपका जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यानी कि जंतु जगत का जोकर, जंतु जगत का जोकर, जंतु जगत का जोकर, जंतु जगत का जोकर इसको कहा गया। या फिर इसको क्या कहा गया आपका, इसको पादप जगत का जोकर। ठीक है, जंतु जगत और इसको हम किस नाम से जानते हैं, पादप जगत का जोकर। जंतु जगत और पादप जगत, जंतु जगत का जोकर, दो नाम इसको दिया गया क्योंकि किसमें, ये एनिमल और प्लांट किंगडम दोनों में ये आपका एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, चलिए समझे इस बात को, यस और नो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, यहां पर बताइएगा जल्दी से, डू इट वेरी फास्ट। ठीक है, डन। प्रियंका मैम प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश यार। देखो, mycoplasma is an animal which is carrying the characteristics of both animal and plantae.
This is the organism which carries the characteristics of both plant and animals. Okay, got it? Because it is carrying the chlorophyll, so it is an animal which also bears the characteristic of plant. तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा जीव जो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक बियर करता है, तो वो कौन सा क्वेश्चन होता है? ठीक है, चलिए, तो इस चीज को आप याद में रखिएगा। अब मुझे बताइए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है, बताइए। रवि रंजन कह रहे हैं नो। रवि रंजन आप किस लिए नो कह रहे हैं, आप ये बताइए, नो का मतलब क्या है, बताइए। तो पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए, देन दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ। तो इसको कितने नाम से जाना जाता है, तो इसके नाम आपने देखे कितने नाम हो गए। सबसे पहला नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। दोबारा एक बारी देखो, सबसे पहला नाम क्या है, दिस इज नॉन एज माइकोप्लाज्मा। ओके, विच बियर्स माइकोप्लाज्मा, इसको हमने क्या कहा, एमएलओ कहा। दूसरा नाम, पहला नाम माइकोप्लाज्मा, दूसरा नाम एमएलओ, तीसरा नाम है इसका पीपीएलओ। चौथा पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट मैंने कहा है, और वो क्या कहा है, इट बियर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, सो it is also called as, इसको हम किस नाम से जानते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम एज वेल एज जोकर ऑफ एनिमल किंगडम। अब बताओ, गॉट इट, यस और नॉट, समझे इस बात को? आई होप ये बात आपके बिल्कुल क्लियर हुई होगी यहां पर। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहां पर कहने का मतलब है कि यह ऐसा जानवर जिसके अंतर्गत पादप और जंतु दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप सीधा कह सकते हो कि भाई माइकोप्लाज्मा के अंतर्गत यह पादप और जंतु दोनों वर्ग के गुणधर्म धारण किए हैं। दोनों गुणधर्म इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। देखो, दो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए that name the organism which bears the characteristics of both plant and animals, यानी कि एक ऐसा जानवर जिसके अंतर्गत प्लांट और एनिमल यानी पादप और जंतु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं, ऐसा जानवर कौन सा है? तो सबसे पहले आपको ऑप्शन में मिलेगा युगलेना। युगलेना की अगर मैं बात करती हूं, और अगर युगलेना ऑप्शन में ना मिला, युगलेना मिलेगा, और अगर युगलेना ऑप्शन में ना मिला तो दूसरा ऑप्शन आपको क्या हो सकता है, आपको माइकोप्लाज्मा दे दे, और माइकोप्लाज्मा का कोई भी नाम दे सकता है। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा के जितने नाम हैं वो सब आपके सामने हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा के जितने नाम हैं वो सब आपके सामने है। ठीक है, चलिए बताइए, कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी? तो इसको हमने किस नाम से जाना है कि यह वह पादप है, यह वह जीव है जो पादप और जंतु दोनों के गुणधर्म को धारण किए हुए है, जिसके अंतर्गत दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं। सबसे पहला जानवर युगलेना। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 99% आपको ऑप्शन में युगलेना मिलेगा, और अगर युगलेना नहीं मिला तो ऐसे कंडीशन में आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हुआ इतना पार्ट? बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? स्मॉलेस्ट सेल की अगर मैं बात करती हूं, ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद आपसे पूछा जाए विच इज द स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल,
मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? विच इज द ह्यूमन स्मॉलेस्ट सेल, विच इज द स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल? मानव शरीर के सबसे छोटी कोशिका अगर आपसे पूछी जाए तो ये कौन सी कोशिका होती है? विच इज द स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका अगर आपसे पूछी जा रही है तो यह कौन सी कोशिका है, ये आपको बताना है। विच इज द स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल? PPLO, MLO एंड माइकोप्लाज्मा। वेरी नाइस, दैट इज ओवम। देखो आंसर क्या होगा? स्पर्म, यानी कि शुक्राणु। ठीक है, जो कि गलत आंसर है, जो कि बिल्कुल 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 गलत आंसर है, बट फिर भी आपको आंसर क्या करना है? स्पर्म करना है। देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। क्या पूछा गया? ह्यूमन सेल पूछा गया है, मानव शरीर पूछा गया है। ठीक है, तो एक चीज देखिएगा, मानव शरीर में जो सबसे छोटी कोशिका है, देखो आरबीसी एक सेल होती है, आरबीसी जिसको हम रेड ब्लड कॉर्पसल कहते हैं, और एक सेल होती है स्पर्म जिसको हम किस नाम से जानते हैं? शुक्राणु के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो भाई जो शुक्राणु होता है ये सिर्फ किस में पाया जाता है? ये सिर्फ पुरुष वर्ग, यानी कि इट इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इनसाइड द मेल्स। The sperm है that is the gamete cell and it is only present inside the males, यह केवल पुरुष के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, अब वही अगर मैं बात करती हूं आरबीसी की, एक्चुअल में जो आरबीसी है, तो आरबीसी जो है इसका साइज क्या है? तो आरबीसी का साइज भी कितना होता है? 0.5 to 0.7 माइक्रोन मीटर है। और अगर हम स्पर्म की बात करें तो जो स्पर्म सेल है इसका साइज भी कितना होता है? 0.07 माइक्रोन मीटर। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? तब आपसे पूछता है, अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें, यानी कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी मानव कोशिका कौन सी होगी? तो इसका एक्चुअल आंसर क्या है? इसका जो एक्चुअल आंसर है दैट इज आरबीसी, क्योंकि क्या पूछा गया है? मानव पूछा गया है। अब एक चीज बताओ, क्वेश्चन मानव पूछ रहा है और बहुत सारी किताबों में आंसर क्या दिया हुआ है? स्पर्म दिया हुआ है, जो कि गलत है। बस मैं मतलब उन सबसे मैं ये चैलेंज करती हूँ और आप लोगों को भी मैं यही कहूंगी कि एक चीज बताओ यार, मानव कोशिका पूछ रहा है, तब मानव कोशिका पूछ रहा है क्या स्पर्म महिलाओं के अंतर्गत पाया जाता है? और अगर स्पर्म महिलाओं, ये बताओ सबसे पहले ये पाया जाता है महिलाओं के अंतर्गत? तो ऑब्वियसली से बात है स्पर्म सिर्फ पुरुषों के अंतर्गत पाया जाता है, शुक्राणु महिलाओं के अंतर्गत नहीं पाया जाता। पाया जाता है तो वो क्या होगा? वो बायोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा, तो ऐसी कंडीशन में वो एक हेल्दी ह्यूमन नहीं है। ठीक है, तो है क्या यहाँ पर कि भाई अगर शुक्राणु महिलाओं के अंतर्गत नहीं है तो क्या फिर आप महिलाओं को मनुष्य में काउंट नहीं करते? महिलाएं किस में आती है? महिलाएं मनुष्य नहीं है, उनको किस में आप काउंट कर रहे हो? किस कैटेगरी में उनको रख रहे हो? तो इसमें एक्चुअल इसका आंसर क्या है? आरबीसी है, बट आप आंख पे पट्टी लगा लो, आपको आंसर क्या करना है? स्पर्म करना है। गलत है और फिर भी आंसर क्या करना है? आंसर आपको स्पर्म ही करना है। सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर? आपका सही आंसर यहां पर क्या होगा? स्पर्म, शुक्राणु। एंड स्पर्म क्या होता है? अब कोई मुझसे ये मत पूछ लेना। सो दिस इज द मेल गैमेट सेल। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है? ये होती है आपकी एक नर युग्मक कोशिका। मेल गैमेट सेल, या फिर इसी को हम किस नाम से जानते हैं? नर युग्मक कोशिका के नाम से जानते हैं। दिस इज द मेल गैमेट। समझे बात को? चलिए प्रदीप, थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दे लो, ये फालतू के कमेंट करने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इन कमेंट्स में भाई आपके इन कमेंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए डन। नेक्स्ट है, विच इज द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल? ओके, एग्जाम में स्पर्म आएगा। यश, स्पर्म 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 स्पर्म। लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी होती है? तो ये कौन सी होगी? नर्व सेल। ठीक है, सबसे लंबी कौन सी है? नर्व सेल, नर्व सेल, दोनों। ठीक है, दोनों का ही आंसर क्या है? तंत्रिका कोशिका। तो सबसे लंबी भी और सबसे बड़ी भी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी भी तंत्रिका है और सबसे बड़ी भी तंत्रिका है। अब इसके बाद आपसे पूछा जाए विच इज द लार्जेस्ट ह्यूमन गैमेट सेल?
ठीक है, तो लार्जेस्ट ह्यूमन गैमेट सेल की अगर मैं बात करती हूं, सबसे बड़ी मानव युग्मक कोशिका कौन सी होती है? सो दैट इज ओवम। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं डिम्ब के नाम से। ठीक है, ओवा कहते हैं, डिम्ब, या फिर इसी को ही हम ओवम कहते हैं, डिम्बाणु, ओवम। इसको हम किस नाम से जानते हैं? डिम्बाणु के नाम से जानते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं? एग कहते हैं। इसी को ही हम अंड कहते हैं। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ह्यूमन स्मॉलेस्ट ह्यूमन गैमेट सेल, सबसे छोटी मानव युग्मक कोशिका कौन सी होती है? तो देखो, वो जो स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल पूछा था ना, उसमें सिर्फ एक शब्द को ऐड कर देना है, गैमेट सेल। सो स्मॉलेस्ट ह्यूमन गैमेट सेल कौन सी है? दैट इज द स्पर्म, क्योंकि दो ही तो गैमेट होते हैं ह्यूमंस के अंतर्गत, महिलाओं में ओवम और पुरुष के अंतर्गत स्पर्म, शुक्राणु। और ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रही हूं, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ये लिखवा के ले लो, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको अभी बताए हैं, ये वो क्वेश्चन है। एसएससी क्या, किसी भी वनडे कंपटीशन में चले जाना, ये बार 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 पूछा जाता है। आंसर क्या है? स्पर्म नॉट आरबीसी। ठीक है, चलिए। अरे यार, थोड़े से तो पेशेंस रखो ना, तब एक बार बोल दिया हिंदी की बुक पे काम चल रहा है, जल्दी मिल जाएगी आप लोगों को, जल्दी मिल जाएगी, थोड़े से पेशेंस रखो, मिल जाएगी जल्दी। ठीक है, बताइए, कोई दिक्कत नहीं आता, कोई परेशानी? मनीषा, सब कुछ मिलेगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस जैसे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं खुद कराऊंगी। ठीक है, .5 to 0.7 माइक्रोन मीटर। दिव्या, 0.5 to 0.7 माइक्रोन मीटर। ठीक है, बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं? अब जो हमें डिस्कस करने हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं आपके सेल ऑर्गेनेली, किसी भी कोशिका के अंतर्गत पाए जाने वाले जो कोशिकीय अंग होते हैं। अब हमें कोशिकीय अंगों को यहां से डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए। देन स्किन आपकी बहुत सारी सेल से मिलकर के बनी होती है, एपिडर्मल सेल होती है। स्किन जो है हमारी एपिडर्मा से मिलकर के बनी हुई होती है। माइकोप्लाज्मा थोड़ा कम समझ में आया, अर्नब घोष दोबारा एक बार रिपीट करिएगा क्लास को, है ना? क्लास के खत्म होने के बाद दोबारा रिपीट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अब हमें पढ़ने हैं सेल ऑर्गेनेली, यानी कि अगर मैं कहूं तो कोशिकीय अंग, सेल ऑर्गेनेली या फिर कोशिकीय अंग अब हमें पढ़ने हैं। ठीक है, देखो, कुछ इस तरीके के सेल होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। अगर हम किसी भी सेल की बात करें, बेटा लॉन्गेस्ट भी नर्व है और आपकी शॉर्टेस्ट भी नर्व है, सॉरी लॉन्गेस्ट भी, और लॉन्गेस्ट के साथ साथ अगर मैं बात करती हूं, आपकी जो लार्जेस्ट है वो भी कौन है? वो भी आपकी नर्व सेल है। ठीक है मैम, योर टीचिंग स्किल्स आर अनबिलीवेबल। अरे वाह, थैंक यू सो मच। बताइए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेली। देखो, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इस सेल का। अब इसकी ना पोस्टमार्टम करेंगे, चीर फाड़ करेंगे इसकी, इसके अंदर घुसेंगे। ठीक है, इसके अंदर गोता मार के आएंगे बढ़िया से कि क्या क्या इसके अंतर्गत है। अंशली जी मैम, आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है। बंटी, थोड़े से तो पेशेंस रखो यार, बार बार एक ही क्वेश्चन मत पूछो, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आंसर भी नहीं करने वाली। अब मेरी बात सुन लो पहले, आज बता देती हूं, क्लास चलेगी जैसे क्लास चल रही है इसी पैटर्न पे। क्लास में किसी पीपीटी और किसी पीडीएफ का लालच मत करना। पीपीटी पीडीएफ दूंगी नहीं, हाथ से लिखवाना है, और हाथ से मैं लिखती हूं तो हाथ से लिखवाना है, वरना रटे रटाए मास्टरों की तरह बहुत बढ़िया मजा आता है पढ़ाने में। ठीक है, मुझे एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सारा कंटेंट रेडी है, मुझे 1 मिनट लगनी है, यहाँ पे किताब खोल के अंडरलाइन कराते ही चलूं, बहुत मजा आएगा पढ़ाने में, मेरी एनर्जी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगी। मैं इतनी एनर्जी क्यों लगा रही हूं? मैं अगर आपको अपने हाथों से लिख के पढ़ा रही हूं तो इसके पीछे का एक रीजन है, मैं चाहती हूं कि आप लोग भी लिख के पढ़ो।
हाथ से नोट्स बनाओगे तो दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जीवन भर नहीं पढ़ना। और बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है यार, मतलब तुम ये देखो, पूरे जीवन में आपके डे टू डे लाइफ में सारी चीजें काम आनी है। ठीक है, अभी मतलब नॉर्मली देखो कि आपका ब्लड प्रेशर कितना होता है, हार्ट बीट, कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, किस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, आगे जाके आपकी शादी होगी, शादी के बाद बीवी आएगी, है ना, तो बीवी बच्चे होंगे, तो किस किस तरीके के प्रॉब्लम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के, या फिर अगर हम बात करते हैं हमारी डेली बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। समझे बात को, तो धीरे धीरे करेंगे तो बहुत काम आएंगी। तो पीपीटी पीडीएफ मैं क्लास में नहीं लगाऊंगी, मैं जैसे पढ़ा रही हूं मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी और ऐसे ही पढ़ाती हूं। ठीक है, दूसरा पॉइंट सुनिए, जिस दिन चैप्टर खत्म होगा, जिस दिन चैप्टर खत्म होगा उस दिन आपको एमसीक्यू, उस दिन आपको एमसीक्यू मिलेंगे। एमसीक्यू के प्रैक्टिस सेट मैं कराऊंगी क्लास में, आपका प्रैक्टिस सेट होगा करीबन 50 क्वेश्चन का, जिसमें से 20 से 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बाकी आप प्रैक्टिस में करोगे। ठीक है, जिस दिन चैप्टर खत्म हो जाएगा, और जिस दिन चैप्टर खत्म होगा, मैंने कहा जिस दिन चैप्टर खत्म होगा उसी दिन आपको क्लास नोट्स मिलेंगे। क्लास नोट्स ये वाले नहीं, A4 शीट वाले, जिसको आप प्रिंट निकलवा सकते हो। चैप्टर खत्म होने से पहले नहीं दूंगी, ठीक है, फिर बाद में मजा नहीं रह जाता है। हाँ मैम, अपना हाथ जगन्नाथ। ओके, तो आपको बकायदा क्लास नोट्स मिलेंगे, मैं आपको दिखा दूं किस टाइप के मिलेंगे, ये भी दिखा देती हूँ। नाम क्या है, देखो, बकायदा आपको थ्योरी की पीडीएफ मिलेगी, पीपीटी मिलेगी, तो घबराओ मत। मतलब देखो ऐसे बहुत पास से दिखा रही हूँ कैमरे के, इस टाइप के प्रिंटेबल नोट्स आपको मिलेंगे। ओके, ये जो प्रिंटेबल नोट्स है ये कब मिलेंगे, चैप्टर खत्म होने के बाद, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, इस टाइप के नोट्स आपको मिलेंगे, एमसीक्यू भी और थ्योरी भी। तो थोड़े से पेशेंस रखो। आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करोगे क्लास में, ठीक है, मुझे इरिटेशन होती है। ओके, चलिए, सो दिस इज द सेल, ये है एक सेल जिसका स्ट्रक्चर है। पीडीएफ आपको मिलेगी, सब कुछ मिलेगा यार। मतलब तुम मुझे अब इरिटेट कर रहे हो, सच में तुम अब मुझे इरिटेट कर रहे हो। सब कुछ मिलेगा यार, धीरे धीरे, होले होले, एक दिन में डॉक्टर नहीं बनना, धीरे धीरे चल रहा है। देखो पता है, जैसे एक डॉक्टर को पता होता है कि आपको कब कितनी दवाई देनी है, कब कितनी डोज देनी है, तो एक टीचर जो होता है डॉक्टर के सिमिलर ही होता है। तो मुझे ये पता है आपको कब कहाँ कितनी चीजें देनी है। ठीक है, चलिए, चलिए, तो मुझे पता है आपको कौन सा इंजेक्शन कब देना है, कब लगाना है। अब देखो ये सेल है, इसके अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली हैं, बहुत सारे कोशिकीय अंग हैं। ठीक है, चलो देखो, इसके सेंटर में क्या है, इसके सेंटर में है न्यूक्लियस, जिसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक। इसके चारों तरफ ही आपको कुछ सेल ऑर्गेनेली दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा है, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, आपको लाइसोसोम्स दिखेंगे, आपको राइबोसोम्स दिखेंगे, आपको बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली है जो यहाँ पर दिखाई देंगे। इज इट ओके? तो बहुत सारी सेल ऑर्गेनेली है जो आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। चलिए ठीक है, आ जाओ। अब एक एक सेल ऑर्गेनेली, कितने सेल ऑर्गेनेली इसके अंतर्गत है एक बार ही देख लेते हैं। तो ये कुछ कोशिकीय अंग है जिनको हमें पढ़ना है। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, न्यूक्लियस, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल ऑर्गेनेली बहुत सारे हैं,
बट ये 6 से 7 ऑर्गन हैं जो कि हमें डिस्कस करने हैं, इसके अलावा हमें नहीं करना है। ठीक है, चलिए हम तार तार हो गए आपसे पढ़कर, अरे वाह, चलिए थैंक यू सो मच। तो ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनली हमें उठा करके पढ़ने हैं। तो जो सबसे पहला सेल ऑर्गेनली है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, और इसको डिस्कस करें कल की क्लास में। ठीक है, चलो आओ देखो, पहले आज ही कर ले, स्टार्ट करते हैं फिर देखते हैं। सबसे पहला सेल ऑर्गेनली है आपका सेल मेम्ब्रेन। आइए सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन या फिर अगर हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या फिर अगर मैं बात करूं कोशिका झिल्ली। ठीक है, सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनली है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं कोशिका झिल्ली के नाम से। ठीक है, अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कहां पर पाई जाती है? ये देखो, मान लीजिए दिस इज अ सेल, ये क्या है? तो ये आपकी एक सेल है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ सेल, ये आपकी एक सेल है, कोई भी, ये आपकी कोशिका है। ये क्या है? ये एक सेल है, ये एक कोशिका है। ओके, तो इस कोशिका की जो सबसे बाहरी दीवार है, देखो मान लीजिए हमें घर बनाना है, तो एक घर को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? उसकी दीवार खड़ी करते हैं, नींव भर के पहले उसकी दीवार खड़ी करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सा बेडरूम होगा, कौन सी किचन होगी और कौन सा आपका ड्राइंग रूम होगा। ठीक है, अब यहां पर तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे घर की दीवार सबसे पहले बनाई जाती है, वैसे आपको एक शरीर तैयार करना है तो आपको सबसे पहले बाहरी दीवार चाहिएगी। ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या होती है? आउटर मेम्ब्रेन होती है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? आउटर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इसको हम कहते हैं सबसे बाहरी झिल्ली। ये क्या है? सबसे बाहरी झिल्ली। अब ये जो सबसे बाहरी झिल्ली है, सबसे पहला पॉइंट, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो बेटा जो सेल मेम्ब्रेन है इसको एक और नाम से जाना जाता है, दिस इज ऑल्सो नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसी को ही आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, इसी को ही हम प्लाज्मा झिल्ली का नाम भी देते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर इसी को ही हम क्या कहते हैं? इसी को ही हम प्लाज्मा झिल्ली का भी नाम देते हैं। दिस इज नॉन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को ही हम किस नाम से जानते हैं? इसी को ही हम प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी को ही हम किस नाम से जानते हैं? तो इसी को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं। समझे? तो अब ये जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, तो सबसे पहला पॉइंट है, इट इज फाउंड इन ऑल द ऑर्गेनिज्म। इट इज फाउंड इन ऑल द ऑर्गेनिज्म। ये कहां पर पाई जाती है? तो ये सभी जीवों के अंतर्गत पाई जाती है। तो ये सभी जीवों के अंतर्गत पाई जाती है, और इस बात से मतलब क्या है? यह सभी जीवों के अंतर्गत पाई जाती है। सभी जीवों के अंतर्गत पाई जाती है। जितने भी जीव हमारे आसपास मौजूद हैं, उन सभी के अंतर्गत ये पाई जाती है। जैसे अगर हम प्लांट की बात करें, पादप हो गए, जंतु हो गए, प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, ये सभी से मिलकर सभी के अंदर पाई जाएगी, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, अब ये क्या है? ये अगर हम इसकी बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट है, अगर हम पादप और कवक को छोड़ दें, सेकेंड पॉइंट क्या है यहां पर ये समझिएगा। सेकेंड पॉइंट है, अगर हम प्लांट को और फंगस को छोड़ दें, उन दोनों ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके सभी जीवों की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। सो दिस इज द आउटर मोस्ट सेल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म except plants and fungus.
एक्सेप्ट प्लांट्स एंड फंगस। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स और फंगस हैं इनके अंतर्गत एक और मेम्ब्रेन होती है इसके बाहर, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ये क्या है? अगर हम बात करते हैं तो सीधा सीधा यहां पे मतलब क्या है? पादप और कवक को छोड़कर, पादप और कवक को छोड़कर सभी जीवों की सबसे बाहरी झिल्ली, सभी जीवों की सबसे बाहरी झिल्ली, सभी जीवों की सबसे बाहरी झिल्ली, सभी जीवों की ये सबसे बाहरी झिल्ली होती है। ठीक है। और पादप और कवक को हमने क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि इसके बाहर इसमें क्या होती है? सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब तीसरा पॉइंट कि ये बनी किससे होती है? इट इज मेड अप ऑफ। तो ये किससे मिलकर के बनी होती है? इसका निर्माण किस चीज से मिलकर के हुआ है? सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ द फोस्फोलिपिड्स। ये किससे मिलकर के बनी होती है? फोस्फोलिपिड से मिलकर के बनी हुई होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं फोस्फोरस युक्त वसा। जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं फोस्फोरस युक्त वसा की अगर बात की जाती है, फोस्फोरस युक्त वसा के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें आपके फोस्फोलिपिड्स का दूसरा, देखो 90% आपको ऑप्शन में फोस्फोलिपिड्स मिलेगा। अगर ये ऑप्शन में ना मिला तब आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा? ये किससे मिलकर के बनी होती है? ये प्रोटीन प्लस फैट से मिलकर के बनी होती है। यानी कि किससे? प्रोटीन प्लस वसा, प्रोटीन प्लस वसा से मिलकर के बनी होती है। और फैट्स को हम एक और नाम देते हैं लिपिड्स। तो आपको ऑप्शन में प्रोटीन प्लस लिपिड्स भी हो सकता है, ऑप्शन में आपको प्रोटीन प्लस लिपिड्स भी मिल सकता है, प्रोटीन में ऑप्शन में आपको प्रोटीन प्लस फैट्स भी मिल सकता है। तो इनमें से कोई सा भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। फोस्फोलिपिड्स मैक्सिमम टाइम मिलेगा, प्रोटीन प्लस फैट्स हो सकता है या फिर प्रोटीन प्लस लिपिड्स हो सकता है, यानी कि प्रोटीन प्लस वसा से मिलकर के ये बनी हुई होती है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है देवाशीष आप लिखिए। हाँ जी, प्लांट्स में सेल वॉल पाई जाती है। वेरी नाइस अंकिता। देवाशीष कह रहे कि मैम आप मेरा कमेंट पढ़कर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? देवाशीष आपको समय दिया जाता है, आपको धरने पे बैठने की कोई जरूरत नहीं, आप लिखिए। अब भरपूर समय है आपके पास। अब कल 7:30 बजे तक का 24 घंटे का आपको भरपूर समय दिया। अब आप लिखिए लिखिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, बताइए समझे? यस और नो? इज इट क्लियर? यस और नो जल्दी से बताइएगा। चलिए भाई, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आपके, अरे वाह, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। चलिए, सो प्रिया जी थैंक यू सो मच, आपसे पढ़ के धन्य हो गए, अरे वाह। चलिए ठीक है, तो ये बात किसकी थी? ये बात थी आपकी सेल मेम्ब्रेन की। ये बात किसकी थी? आपकी यहां पर अगर हम बात करते हैं दैट इज कोशिका झिल्ली। तो सेल की जो सबसे बाहरी, सेल की अगर हम बात करते हैं जो सबसे बाहरी दीवार होती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं सेल मेम्ब्रेन के नाम से। गॉट इट? चलिए, अब हमें सेकेंड सेल ऑर्गेनेली को डिस्कस करना है एंड दैट इज सेल वॉल, जिसकी हम लोग बात करेंगे दैट इज द सेल वॉल। और सेल वॉल को हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। तो कल आपका सेल वॉल और साथ साथ न्यूक्लियस दोनों आपके कवर हो जाएंगे। तो कल की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और कल की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो कल की क्लास आप किसी भी कीमत पे मिस नहीं करेंगे, नॉट एट एनी पॉइंट, क्योंकि कल मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में आपको बताने जाऊंगी, एमनियोटिक टेस्ट। क्योंकि हर कोई कराता है और जीवन में एक बार आपको कराना ही कराना है। ठीक है, अपना नहीं कराना तो अपने वाइफ का कराना है, अपने पार्टनर का कराना है, और जो फीमेल्स है उनको तो एक बार ही कराना है। या फिर किसी पुरुष ने भी करा लिया है, बताओ कराया अभी तक ये किसी ने टेस्ट? चलिए संजू, सबके कमेंट्स शो हो रहे हैं, आप कमेंट्स बताइएगा।
चलिए डन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन. थैंक यू सो मच यशवर्धन गुप्ता जी. थैंक यू सो मच. प्रोटीन नहीं, प्रोटीन जो होता है फोस्फोरस से मिलकर के बना होता है, इसलिए उसको फोस्फोलिपिड्स कहा है. थैंक यू सो मच अभिषेक वर्मा जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच प्रिया जी. चलिए, सो मोस्ट वेलकम एवरीवन. सो मिलते हैं आप लोगों से कल फिर 7:30 बजे. अब आप लोगों के पास है 24 घंटे का समय. मिलते हैं कल फिर. तब तक के लिए बिल्कुल स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रहिएगा, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा. और मिलते हैं कल फिर आप लोगों से. तब तक आप लोग बायोलॉजी की क्लास को रिवाइज करते रहिएगा. आप कहाँ से हो? काहे बबुआ? सारी बता दे, एड्रेस दे दूं. बता दो, एड्रेस दे दूं. ठीक है, तो हमारा घर है आपके दिलों में. चलिए. चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय, टेक केयर. कल मिलते हैं. और कल की क्लास देखो, टॉपिक याद रख लेना, वरना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस कर जाओगे. फिर शादी के बाद बीवी गाली देगी. ठीक है, चलिए. सो बाय बाय एवरीवन. थैंक यू सो मच. भाभी बोल रही है कितना अच्छा पढ़ाती है. अरे वाह. चलिए, सो बाय बाय एवरीवन. अब मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल. आई एम गोइंग टू